8. Hey, new phone, new this. I'ma pull up in a brand new whip. You go try me, that's real stupid. Go all out, it's stupid. दार्जिलिंग के इन चिल पहाड़ों में बसा स्टूडेंट्स की चहल पहल से हमेशा फुल रहने वाला हमारा ये कॉलेज हिमालयन हाई आज किसी भूतिया खंडर से कम नहीं लग रहा था ब्रो। आर्ट्स डिपार्टमेंट वाली बिल्डिंग के बाहर लगे हुए संतरे के पेड़ ऐसे मुरझाए हुए थे जैसे किसी ने उनकी जिंदगी बेरहमी से खींच ली हो यार। चारों तरफ धुआं ही धुआं लग रहा था, कोई काला साया हमारे आसपास ही था। और फिर अचानक प्रिंसिपल नरेन ने कहा, वो वापस आ गया है। डूड मैं जानता था कि वो किसकी बात कर रहे थे, पर मैं फिर भी इसी होप में था कि उनका जवाब कुछ और ही होगा मैन। बट फक इट मैन, मुझसे रहा ही नहीं गया और आखिर मैंने पूछ लिया, अम्ब्रा। सर का जवाब सुनते ही हम सब फियर से शिवर करने लग गए ब्रो। मैंने ऐसा डर पहले कभी महसूस नहीं किया था। स्कैरी फकिंग काले क्रोस ब्रो। ओके व्हाटएवर। हैरानी की बात तो ये थी कि सिर्फ 6 महीने पहले मैंने उम्रा का नाम तक नहीं सुना था यार। ना ही मैं इस कॉलेज के बारे में, ना अपने सुपर पावर्स के बारे में कुछ जानता था ब्रो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी लाइफ ने ऐसा यूटर्न मारा कि मेरे लिए सब कुछ रातों रात बदल गया था। वैसे एक्चुअली इस कहानी की शुरुआत होती है उस दिन जब मैं फाइनली एडल्ट वेबसाइट्स पे यस आई एम 18 और अबाउट क्लिक करते वक्त सच बोलने वाला था। तो चलिए स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। मुझे फाइनली ये समझ आ गया था कि गांजा फूकना इलीगल क्यों था। रात को मेरे 18 बर्थडे की खुशी में कुछ फ्रेंड्स मुझे हॉस्टल के टेरेस पे ले गए और एक छोटी सी ब्राउनी पे कैंडल की जगह जला हुआ जॉइंट रखकर बोले, मेक अ विश साले। मैंने विश किया कि जैसे रणबीर को उसकी आलिया मिल गई है वैसे मुझे भी कोई क्यूट सी गर्लफ्रेंड मिल जाए। पर हिमालयन हाई की किसी लड़की में मुझे कभी कोई खास इंटरेस्ट आया ही नहीं था यार। तो मैं जानता था कि वो विश तो इस कॉलेज में पूरी होने से रही। फिर मैंने उस जॉइंट का एक कश मारा और मेरे फ्रेंड्स मुझे बर्थडे बम के नाम पे लात मारने लगे। और फिर क्या, दारू, चखना, जॉइंट और ढेर सारा नशा रात भर चला। लेकिन सुबह मैं ऐसी हालत में उठा कि क्या बताऊं ब्रो। मेरी बॉडी का हर हिस्सा दर्द डिस्को कर रहा था और मेरा गला एक डेजर्ट के कुएं जितना सूखा हुआ था। हैंगओवर्स तो मुझे पहले भी बहुत हुए थे यार, पर सुबह से कुछ और ही क्रेजी चल रहा था। मैंने अपनी बोतल चेक की पर वो भी ब्लडी हेल खाली थी मैन। तो मैं झट से उठा, अपनी टी शर्ट पहनी और कॉरिडोर वाले वाटर कूलर की तरफ चल पड़ा। सरप्राइजिंगली मेरी बैगी टी शर्ट जो पिछले रात तक लूज थी अचानक मुझे काफी टाइट लग रही थी। मेरे चेस्ट और बाइसेप्स थोड़े बल्ट अप से लग रहे थे यार। क्या पता शायद मेरे पुशअप्स और सत्तू का शेक फाइनली अपना रंग ला रहे थे। ये पानी था या बाथरूम क्लीनर यार? नॉट दैट मैंने कभी बाथरूम क्लीनर पिया है, पर व्हाट द फक। जय तो ठीक है। मीट वीर गाइस, हमारे कॉलेज का सबसे सख्त लौंडा। वीर थर्ड ईयर के इकलौते सीनियर थे जो लड़की, दारू, सिगरेट किसी में इंटरेस्ट नहीं लेते। दिखते एकदम स्टड बॉय थे, पर ये अपने गुड लुक्स का फायदा बिल्कुल नहीं उठाते थे। मैं जब पहली बार नैनीताल से दार्जिलिंग आ रहा था तब वो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे। उन्होंने हिमालयन हाई की यूनिवर्सिटी जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए मेरी मॉम ने उनसे जाके बात की थी और कॉलेज में मेरा ध्यान रखने के लिए कहा था। तब से ही वो मेरे बिग बी यानी बिग बोन इन माय ब्लडी एस, आई मीन आई एम सॉरी, बड़े भैया बन गए। क्या बताऊं वीर ब्रो, आज मेरा 18th बर्थडे है ना, तो कुछ फ्रेंड्स ने रात को टेरेस पे सीन सेट किया था। थोड़ा ज्यादा ही हो गया। अभी काफी हंगओवर हूं, पर ये वाटर कूलर को क्या हुआ है? बहुत टाइम से साफ नहीं हुआ शायद। पानी बहुत वियर्ड टेस्ट कर रहा है यार। वेट, आज तेरा 18th बर्थडे है? आप ऐसे क्यों शॉक हो रहे हो जैसे आई एम ड्रैकुला एंड आई एम नॉट सपोज्ड टू एज? बकवास बंद कर एंड फॉलो मी। वैसे वीर ब्रो हमेशा से थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप तो थे, पर उस सुबह उनका मूड कुछ अलग ही लग रहा था। हैप्पी बर्थडे तो विश करना दूर, वो मेरे इतने क्रेजी जोक पे हंसे भी नहीं ब्रो। लेकिन मुझे ज्यादा शॉक तब लगा जब वो लाइब्रेरी की ओर चलने लगी। एक्सक्यूज मी, किसी ने मुझे लाइब्रेरी में देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? रेप्यूटेशन नाम की भी कोई चीज होती है मैन। ब्रो एक मिनट व्हाट द फक, उस तरफ तो लाइब्रेरी है। शट अप। लाइब्रेरियन मैम की तरफ वीर ने कुछ इशारा सा किया और फिर वो मुझे अंदर वाली सेक्शन में ले गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वीर भैया ने कोने वाले शेल्फ में रखी हुई एक मोटी सी किताब पे अपना हाथ रखा और उसमें से एक ब्लू लाइट जल उठी, जैसे वो कोई किताब नहीं कोई स्कैनर हो। और फिर शेल्फ के पास वाली दीवार एक ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर की तरह खुलने लगी। वेट व्हाट? मुझे ऐसा लग रहा था एज इफ आई वाज स्टिल हाई। जब वो सीक्रेट डोर खुला तो मैं शॉक से हिल ही नहीं पाया ब्रो। वीर ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मैंने पहली बार अपना कदम रखा अपने ही कॉलेज के एक सीक्रेट एरिया में। फिर तुरंत वो दरवाजा वापस बंद हो गया।
लेकिन डूड वहां कॉलेज जैसा माहौल तो बिल्कुल नहीं था। एंट्रेंस पे ही एक नियॉन लाइट का साइन लगा हुआ था, लूनार लाउंज। सारी वॉल्स मरून रंग की थी जिन पर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो फ्रेम्स टंगे हुए थे और पूरा फर्श काले कारपेट से ढका हुआ था। ठीक हमारे लाइब्रेरी की तरह वहां भी कुछ बुक शेल्फ्स थे। पुरानी किताबों की स्मेल के अलावा वहां की हवा में कुछ और भी था, कुछ डिफरेंट सा। विंडोज और सनलाइट तो दूर, कहीं ट्यूबलाइट का भी नामो निशान नहीं था। बस सेंटर में रखी हुई एक वुडन राउंड टेबल पे एक चांद जैसा लैंप और कुछ कैंडल्स जल रहे थे। और ठीक उसी टेबल के पीछे एक शेल्फ था जिसमें कुछ बहुत वियर्ड सी चीजें रखी हुई थी, जैसे कि क्रिस्टल बॉल्स, अलग अलग रंगों के लिक्विड से भरी हुई बॉटल्स, स्क्रोल्स और भी गॉड नोज व्हाट। ये ड्रामा क्लब का रूम है क्या ब्रो? नहीं तो फिर वेट जाए, बस थोड़ी देर के लिए ना, तो कुछ मत बोल, सिर्फ मेरी बात सुन ध्यान से। ओके। ये है लूनर लाउंज, हमारे कॉलेज का एक सीक्रेट सेक्शन जो सिर्फ इनिशिएटेड स्टूडेंट्स और फैकल्टी के 4 मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल है। इनिशिएटेड स्टूडेंट्स मतलब? मैंने कहा ना थोड़ी देर चुप रहे फकर। सॉरी ब्रो, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जूनियर कॉलेज के बच्चे, एक्सचेंज स्टूडेंट्स, विजिटर्स और ज्यादातर फैकल्टी मेंबर्स अलाउड नहीं है, और ना ही उन्हें इस जगह के बारे में पता है। हिमालयन हाई कोई ऐसा वैसा कॉलेज नहीं है, ये इंडिया का सबसे बड़ा सुपरनैचुरल इंस्टीट्यूट है। और तुम कोई रेगुलर लड़के नहीं हो, तुम एक क्या भैया, आप क्यों मेरा सुबह सुबह केस ले रहे हो? बर्थडे के दिन कोई ऐसा करता है क्या? जानता हूं कि तेरे लिए अभी कुछ भी बिलीव करना मुश्किल है, पर ट्रस्ट मी, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज शाम ठीक 8 बजे मुझे लाइब्रेरी के बाहर फिर से मिलना। यह तेरा ऑफिशियल इनविटेशन है फॉर योर इनिशिएशन सेरेमनी, मतलब आरंभ समारोह। फिर वीर ने शेल्फ में रखे हुए एक बॉक्स से निकाल कर एक कड़वी सी टॉफी मुझे खिला दी। एंड फक, इट्स एक्चुअली कड़वाहट प्रो मैक्स ब्रो। वो बोले कि उससे मेरी प्यास कंट्रोल में रहेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने मुझे पूरा दिन अपने रूम में बिताने के लिए कहा है। कैन यू फकिंग इमेजिन? जब मैं फाइनली लाइब्रेरी से बाहर निकला तो मुझे सब समझ में आ गया। जरूर मेरे फ्रेंड्स और वीर ब्रो की मिली भगत चल रही है यार। पिछली रात टेरेस पे भंड होने के बाद शायद वो मेरे लिए कोई अच्छी सी सरप्राइज पार्टी थ्रो करना चाहते होंगे यार। सो स्वीट ऑफ देम। मैं जब रूम में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे फोन पे माँ के 13 मिस कॉल्स थे। जब मैंने उन्हें कॉल बैक किया तो वो बोली, बेटा तू ठीक तो है ना? कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ था तू? सॉरी माँ, वो एक्चुअली फ्रेंड्स ने कल रात को पार्टी रखी थी तो आज थोड़ा लेट हो गया। वो सब ठीक है, पर तू कैसा है? आप सिर्फ हालचाल ही पूछोगी या मुझे विश भी करोगी? पता नहीं सबको क्या हुआ था, पहले वीर ब्रो और फिर माँ। कोई मुझे विश ही नहीं करना चाहता। ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है ब्रो, दैट टू ऑन माय बर्थडे। पर माँ की विश करते ही मैं फिर से ठीक हो गया। मैंने बोला थैंक यू, और आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सुबह थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, लेकिन वीर ब्रो ने गंदी सी कोई जड़ी बूटी वाली कड़वी प्रो मैक्स टॉफी खिला के सब ठीक कर दिया। उन्होंने हमेशा की तरह वीर ब्रो का नाम सुनते ही राहत की सांस ली। फोन रखने से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि पापा होते तो मुझे मेरे 18 बर्थडे पे जरूर मिलने आते। माँ से बात करने के बाद मैं दूसरों के भेजे हुए बर्थडे विशेस का रिप्लाई करने लगा, सिवाय उनके जिन्होंने सिर्फ HBD लिख के भेजा था। वो मेरा रिप्लाई डिजर्व नहीं करते। सारी क्लासेस बंक करने के बावजूद मैं बहुत थका हुआ सा फील कर रहा था, तो मैंने एक नैप ले लिया। शाम को पार्टी की एक्साइटमेंट में मैं जल्दी रेडी हुआ और ठीक 7:30 बजे अपने कमरे से बाहर निकला। मैंने डेनिम पैंट्स के साथ अपनी फेवरेट कैप्टन अमेरिका वाली व्हाइट टी शर्ट पहनी थी। वैसे तो कहा जाता है कि 16 यानी 16 इयर्स के बाद हाइट नहीं बढ़ती, पर मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं 5'10" नहीं 6'2" हो गया हूँ यार। चलो देखते हैं क्या माहौल जमाया वीर ब्रो ने। लाइब्रेरी के ठीक सामने एक लड़की खड़ी थी जिससे मैं अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था ब्रो। उससे मैंने पहले कभी हिमालयन हाई में नहीं देखा था। काले घुंघराले लंबे बाल, गहरी आंखें और कुछ तो बात थी उसमें जो मैं उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही थी यार वो, लाइक टू क्यूट। पर पता नहीं क्यों वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। फिर भी उसके गाल इतने ग्लो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे ब्रेकफास्ट में एक प्लेट बल्ब खा लिया उसने। वाओ, बर्थडे की रात कोई विश मांगी और ऑलरेडी पूरी हो गई। मुझे उससे बात करने का मन तो था, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अप्रोच करूं। और अरे यार, ये वीर ब्रो को भी तभी टपकना था। ब्रो, तू 3 मिनट लेट है। वीर ब्रो, मुझे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया गया था या किसी आर्मी ट्रेनिंग सेशन के लिए? हेलो, सॉरी सब वेट कर रहे होंगे ना सरप्राइज चिल्लाने के लिए। वीर भैया ने मुझे ऐसा लुक दिया जैसे मैंने उन्हें किसी गलत जगह पे फील कर लिया हो, तो मैं चुपचाप उनको फॉलो करने लगा और लाइब्रेरी की ओर बढ़ा। मैंने जब मुड़ के देखा तो वो लड़की कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। क्या मैंने सच में अपनी ड्रीम गर्ल को हिमालयन हाई के कैंपस में अपने बर्थडे के दिन ही देखा था? और वाज इट जस्ट माय इमेजिनेशन? वीर ब्रो, एक मिनट रुको।
जब मैं लाइब्रेरी पहुंचा तो मैं सब कुछ भूल गया एंड आई वाज शॉक्ड टू माय बिट्स। मेरे साथ कोई प्रैंक नहीं हो रहा था ब्रो। वीर ब्रो मुझे फिर से उस सीक्रेट एंट्री से लूना लाउंज ले गए, लेकिन इस बार वहां 2 सीनियर स्टूडेंट्स, 3 प्रोफेसर्स, लाइब्रेरी मैम और प्रिंसिपल नरेन सब मौजूद थे। ये कैसी सरप्राइज पार्टी थी ब्रो? क्या वीर भैया ने स्टाफ से मेरी कोई कंप्लेन की थी? शिट यार, उन्हें रात की पार्टी के बारे में बोलना सबसे बड़ा चुतियापा था। फैकल्टी मेंबर्स रूम के बीच वाली टेबल के पास बैठे हुए थे और दोनों सीनियर्स उनके साइड में खड़े थे। वीर भी उन स्टूडेंट्स के पास जाकर खड़ा हो गया यार। ही लेफ्ट मी ऑल अलोन और मैं अकेला ही रूम के बीच में रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई इंटरव्यू होने वाला था। फिर ऑलमोस्ट मेरे थॉट्स पढ़ते हुए प्रिंसिपल नरेन बोले, घबराओ मत, तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं लेगा। फिर मैंने देखा कि प्रिंसिपल नरेन के सामने टेबल पे एक किताब रखी हुई थी जिसके पेजेस ऑटोमेटिकली पलट रहे थे ब्रो, और हवा में एक ब्लैक फाउंटेन पेन लाल इंक से उस नोटबुक पे कुछ लिख रही थी अपने आप, ऑल बाय इट्स ओन। ये सब चल क्या रहा है यार? मुझे कंफ्यूज देखते ही प्रिंसिपल नरेन बोले, इसे बुक ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। डोंट वरी, तुम्हें जल्द ही सब समझ आने लगेगा। जय, हिमालयन हाई एक सुपर नेचुरल इंस्टीट्यूट है। वीर तुम्हें सुबह लाइब्रेरी इसलिए लाया था क्योंकि आज तुम्हारा 18th बर्थडे है और तुम्हारी बॉडी चेंज हो रही है, और इस कॉलेज में कई स्टूडेंट्स तुम्हारी तरह अपने 18th बर्थडे पे एक नई दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ एक अनदेखी दुनिया है जिसके बारे में बाहरी लोगों को कोई आइडिया नहीं है। प्रिंसिपल नरेन की टोन से ये तो क्रिस्टल क्लियर था ब्रो कि वो मजाक नहीं कर रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, इसका मतलब मैं एक सुपर हीरो हूं और मेरी ओरिजिन स्टोरी का पहला एपिसोड ये है। लेकिन मेरा सुपर पावर है क्या? कड़वी प्रो मैक्स टॉफियां खाना? प्रिंसिपल नरेन ने फिर से मेरा माइंड रीड करते हुए कहा, सुपर हीरो का पता नहीं, पर हाँ, सुपर पावर्स तो तुम में है। तभी अचानक लूनार लाउंज का स्लाइडिंग डोर फिर से खुला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा भारी सा इंसान चल के आ रहा हो। पता नहीं क्यों, पर वो जो भी था वो मेरे ही पीछे आके खड़ा हो गया। और फिर मैंने टेबल लैंप के सामने उसकी परछाई देखी। ये कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर था, कोई बहुत बड़ा जानवर ब्रो। ये आवाज सुनते ही मैं पीछे मुड़ा और मैंने एक ऐसा नजारा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ब्राउन रंग का जीता जागता बड़ा सा भेड़िया मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी फायर बॉल लाल आंखों की और उसके दांत चाकू की तरह नुकीले। उसकी सांसें मुझे दिल्ली की तपती लू की याद दिला रही थी। पर फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे दिखा कि उसने ब्लू कलर की शॉर्ट्स पहनी हुई थी और उनमें कुछ जापानीज एनिमे कैरेक्टर्स बने हुए थे। मैं उसके हुलिये को देखकर ऑलरेडी बिल्कुल हिल गया था, पर फिर उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे टोनेल से लेकर मेरे हेयर फॉलिकल सब ने गिव अप कर दिया। इन शॉर्ट, मेरी गांड फट के आंवला शिकाकाई हो गई। आई एम सो सॉरी एवरीवन, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। ये क्या? ये भेड़िया बोलता भी? ऐसा तो वरुण धवन की मूवी में भी नहीं था ब्रो। प्रिंसिपल नरेन ने गुस्से से उस भेड़िए की ओर देखा। जिग्नेश, तुम एक लीडर होकर इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो? भेड़िए का नाम जिग्नेश था। ये जानकर मेरा डर एकदम झटके में खत्म हो गया। मैं किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर शायद मैं ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था क्योंकि वीर ब्रो मुझे गुस्से से आंखें दिखा रहे थे। इतने में जिस भेड़िए की चड्डी में फूल खिला था उस भेड़िए ने जवाब दिया, सर एक्चुअली मैं अपनी फॉरेस्ट रन के लिए गया था। हाथ में वॉच नहीं थी तो टाइम का पता ही नहीं चला, बट आई प्रॉमिस यू किसी ने भी मुझे नहीं देखा। फिर मेरे ब्लिंक करते ही जिग्नेश एक रेगुलर सा लड़का बन गया। ओ वेट, इसे तो मैंने पहले भी देखा है। अरे ये मेरे ही हॉस्टल का बंदा था ब्रो। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या मैं भी चड्डी वाले जिग्नेश की तरह कोई चड्डी वाला भेड़िया बनने वाला हूँ? मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं जानवरों का शिकार कैसे करूंगा? यक। जय, तुम कोई भेड़िया नहीं हो। ये तो कंफर्म हो गया था कि नरेन सर मेरे मन की बातें सुन सकते हैं। सर मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ सर। ये सीक्रेट लूनार लाउंज, वो खुद से लिखने वाली किताब, ये चड्डी वाला भेड़िया, ये सब मुझे बहुत स्ट्रेंज लग रहा है सर। घबराओ मत, इसीलिए तो तुम्हें हमने यहाँ बुलाया है। कोने में बैठी हुई प्रोफेसर भूमि की तरफ सर ने एक इशारा किया और वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। उन्होंने मेरे हाथ में एक वाइन ग्लास थमा दिया जिसमें रूह अफ़ज़ा तो डेफिनेटली नहीं था, पर उस ड्रिंक को देखते ही मुझे न जाने क्या होने लगा। वो ड्रिंक मेरे हाथ में आते ही मेरी पूरी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग सा करंट दौड़ने लगा। मैं अपनी हर नस, हर ऑर्गन, हर सांस को फील कर पा रहा था। मुझे अचानक से मेरे आसपास की हर चीज HD में दिखने लगी और हर आवाज वूफर से भी तेज मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरे सेंसेस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मुझे वहां मौजूद सबकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी।
और दूर रखी हुई किताब के ऊपर चल रही चींटी का भी हर स्टेप क्लियरली दिखाई दे रहा था ब्रो। और तो और शायद मेस में क्या खाना बन रहा था somehow वो भी स्मेल कर पा रहा था मैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं फील कर पा रहा था वो थी एक ऐसी प्यास जो सिर्फ मेरे हाथों में रखी हुई ड्रिंक ही बुझा सकती थी, ऐसा मुझे फील हो रहा था। और हाँ, मेरे गम्स में भी कुछ कुछ हो रहा था। और फिर वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे मसूड़ों के दोनों तरफ से लंबे नुकीले दांत निकलने लगे। कम ऑन ब्रो, टेक अ सिप। इस क्रिम्सन कॉकटेल से तुम्हारे इनिशिएशन सेरेमनी की शुरुआत होगी। वीर भैया के कहने पे मैंने बिना कुछ सोचे ही उस ड्रिंक का एक सिप ले लिया और उसके बाद तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया ब्रो। मैंने वो ड्रिंक ऐसे पिया जैसे आई वाज देवदास एंड द ड्रिंक वाज माय पारो। सॉरी माय प्याला। उस ड्रिंक की कुछ बूंदें मेरी व्हाइट कैप्टन अमेरिका टी शर्ट पे गिर गई और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कोई सुपर हीरो तो नहीं था, मैं कुछ और ही था। लेकिन फिर भी रूम में खड़े लोग तालियों के साथ मुझे क्यों चीयर कर रहे थे यार? ये सब मुझ में इतना इन्वेस्टेड क्यों थे? क्या इन लोगों के रेगुलर लाइफ्स के पीछे भी कोई सुपरनैचुरल सीक्रेट्स थे क्या? मेरी प्यास की वजह से मैं अचानक बेहद आउट ऑफ कंट्रोल फील करने लगा था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर मैंने वीर के बगल में खड़ी हुई लड़की को, लेकिन लाइब्रेरी मैम ने मुझे बिना हाथ लगाई धोबी पछाड़ कर दिया ब्रो। बुकशेल्फ पे जाके मैं दूर गिरा और तब प्रोफेसर भूमि ने कहा, वेलकम टू द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ हिमालयन हाई। तुम अब ऑफिशियली एक वैम्पायर हो और अब तुम भी हमारे इस सीक्रेट का एक हिस्सा हो। और लाइब्रेरियन मैम ने बिना अपना हैपेडेंट दिखाए मुझे ऐसा सेंटर शॉक दिया कि मेरे मेंटोस की बत्ती जल गई ब्रो। भूमि मैम कुछ कहने लगी पर मैं उनकी बातों पे कुछ खास ध्यान दे ही नहीं पा रहा था। उन 24 घंटों में मेरे साथ इतना कुछ हो चुका था कि मेरे लिए वो सब से डील करना मुश्किल हो रहा था। इतना तो मैं समझ गया था कि वो क्रिम्सन कॉकटेल कोई रैंडम वेलकम ड्रिंक नहीं था, वो ब्लड था ब्रो। खून, रेड मरून फकिंग खून। शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मैं सुपर हीरो की जगह एक ब्लड गजलिंग मॉन्स्टर बन गया था। मेरे साथ जो भी हो रहा था मुझे सब कुछ बहुत गलत लग रहा था यार। लाइफ में हर चीज गलत या सही, ब्लैक या व्हाइट नहीं होती जाए। जो तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। खुद को थोड़ा वक्त दो, तुम्हें धीरे धीरे सब ठीक लगने लगेगा। अभी के लिए प्लीज काम डाउन एंड हैव अ सीट। मिस भूमि अब तुम्हें हमारी इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगी। सर की बात सुनते ही मैं बुकशेल्फ के बगल में रखे हुए स्टूल पे बैठ गया और भूमि मैम की बात को फाइनली ध्यान से सुनने लगा। तो जैसा कि तुम जानते ही हो, जय, हिमालयन हाई वाज फाउंडेड इन 1715। ये इंडिया के सबसे पुराने और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में से एक है। यहाँ एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात है, पर बाहरी दुनिया में सबको ये नहीं पता कि यहाँ एनरोल होना इतना टफ इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स की पूरी सिलेक्शन हमारे इस सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू होती है। और फिर एडमिशन के बाद सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही इनिशिएट होके इस सुपरनैचुरल दुनिया में कदम रखते हैं। तुम उनमें से एक हो। तुम्हें जल्द ही इनिशिएटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी और तुम्हें ध्यान रखना होगा कि उनके अलावा तुम किसी और के साथ इस सीक्रेट सोसाइटी या तुम्हारे वैम्पायर होने के बारे में कुछ भी डिस्कस ना करो। प्रिंसिपल नरेन हमारे इस सीक्रेट सोसाइटी के चेयरमैन हैं और हम बाकी चारों प्रोफेसर्स यहाँ के बोर्ड मेंबर्स। हमारे सुपरनैचुरल रेलम में 4 टाइप के सुपरनैचुरल बीइंग्स होते हैं। जिग्नेश हमारे वर्वुल्फ कम्युनिटी का लीडर है और प्रोफेसर राजन उनके हेड। इंग्लिश मूवीज में जो भी तुमने werewolves के बारे में देखा है, that's just the tip of the werewolf's tail. There's a whole howling world beneath the surface जो कभी भी unleash हो जाता है, just like Jignesh. मतलब ये हर फुल मून में इंसान से वेयरवुल्फ बन जाते हैं? नहीं, वो फैक्ट एक्यूरेट नहीं है। हाँ, फुल मून नाइट्स में इनकी पावर जरूर बढ़ जाती है, पर ये सनसेट के बाद और सनराइज से पहले किसी भी दिन कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। हमारी दूसरी कम्युनिटी है विचेस की। इनकी स्टूडेंट लीडर है पल्लवी और हेड है हमारी लाइब्रेरियन मैम नम्रता। विचेस नेचर के 5 एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस से एनर्जी लेके जादू कर सकते हैं।
अचानक से लूनार लाउंज में तेज हवा चलने लगी, सारी कैंडल्स बुझ गई और किताब के पेजेस यहाँ वहां उड़ने लगे। लाइब्रेरी मैम ने पल्लवी की तरफ देखकर ऐसे स्माइल किया एज इफ उनका कोई प्राइवेट जोक चल रहा हो। फिर अचानक रूम के अंदर ही सीलिंग के बिल्कुल नीचे पता नहीं कैसे कुछ घने बादल मंडराने लगे ब्रो। फिर उन बादलों से बारिश होने लगी, मगर हम भीग क्यों नहीं रहे थे? तब मुझे हवा में हमारे ऊपर एक बबल रैप जैसा शील्ड सा बना हुआ दिखाई दिया। फिर एकदम से पल्लवी और लाइब्रेरी मैम के विस्पर करते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। कैंडल्स भी फिर से जल उठे। मेरे अलावा किसी पे भी इस जादुई प्रदर्शन का कोई असर नहीं हुआ और प्रोफेसर भूमि फिर से बोलने लगी। तीसरी कम्युनिटी है एथेरियल्स की। इन्हें अलौकिक भी कहते हैं। इनके हेड है प्रोफेसर धीरज और इनकी स्टूडेंट लीडर तान्या है। ये जिंदगी और मौत के बीच एक ब्रिज की तरह है। इन्हें आत्माओं से बातें करना आता है। ये कभी भी हमारे वर्ल्ड से स्पिरिट वर्ल्ड में जा सकते हैं। ये सुनते ही मेरे मन में एक ख्याल आया, इसका मतलब क्या ये मेरे डैड के साथ भी बात कर सकते होंगे? प्रिंसिपल नरेन ने मुझे एक सिंपैथी वाली स्माइल दे दी। Lastly, I am the head of the Vampire community और हमारा स्टूडेंट लीडर है तुम्हारा खास दोस्त वीर। वीर को हमने तुम्हारा असाइंड बडी बनाया है, जो तुम्हें इस जर्नी में मेंटर करेगा। तुम हम सारे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट लीडर से कुछ न कुछ सीखोगे इस सुपर नेचुरल वर्ल्ड के बारे में और खुद के बारे में भी। आज के लिए बस इतना ही। अब तुम वीर के साथ जा सकते हो, वो तुम्हें गाइड करेगा। जैसे ही मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला तो मेरी सांसें फूलने लगी। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी हाथों की नसें फटने वाली हैं। वीर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, मुझे पता है तुझे किस चीज की जरूरत है। देख, तू एक न्यूली टर्न्ड वैम्पायर है। तेरी एनर्जीज अभी पीक पे हैं। तुझे इस पावर को ठीक से चैनलाइज करना पड़ेगा। मैं बिना कुछ बोले उनके साथ चलने लगा और मेरी ओरिजिन स्टोरी का पहला एपिसोड ये है। लेकिन मेरा सुपर पावर है क्या? कड़वी प्रो मैक्स टॉफियां खाना? प्रिंसिपल नरेन ने फिर से मेरा माइंड रीड करते हुए कहा। सुपर हीरो का पता नहीं, पर हाँ, सुपर पावर्स तो तुम में है। तभी अचानक लूनार लाउंज का स्लाइडिंग डोर फिर से खुला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा भारी सा इंसान चल के आ रहा हो। पता नहीं क्यों, पर वो जो भी था वो मेरे ही पीछे आके खड़ा हो गया। और फिर मैंने टेबल लैम्प के सामने उसकी परछाई देखी। ये कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर था, कोई बहुत बड़ा जानवर ब्रो। ये आवाज सुनते ही मैं पीछे मुड़ा और मैंने एक ऐसा नजारा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ब्राउन रंग का जीता जागता बड़ा सा भेड़िया मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी फायरबॉल लाल आंखों की और उसके दांत चाकू की तरह नुकीले। उसकी सांसें मुझे दिल्ली की तपती लू की याद दिला रही थी। पर फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे दिखा कि उसने ब्लू कलर की शॉर्ट्स पहनी हुई थी और उनमें कुछ जापानीज एनिमे कैरेक्टर्स बने हुए थे। मैं उसके हुलिये को देखकर ऑलरेडी बिल्कुल हिल गया था, पर फिर उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे टोनेल से लेकर मेरे हेयर फॉलिकल सब ने गिव अप कर दिया। इन शॉर्ट, मेरी गांड फट के आंवला शिकाकाई हो गई। आई एम सो सॉरी एवरीवन, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। ये क्या, ये भेड़िया बोलता भी? ऐसा तो वरुण धवन की मूवी में भी नहीं था ब्रो। प्रिंसिपल नरेन ने गुस्से से उस भेड़िए की ओर देखा। जिग्नेश, तुम एक लीडर होकर इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो? भेड़िया का नाम जिग्नेश था। ये जानकर मेरा डर एकदम झटके में खत्म हो गया। मैं किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर शायद मैं ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वीर ब्रो मुझे गुस्से से आंखें दिखा रहे थे। इतने में जिस भेड़िए की चड्डी में फूल खिला था, उस भेड़िए ने जवाब दिया। सर, एक्चुअली मैं अपनी फॉरेस्ट रन के लिए गया था। हाथ में वॉच नहीं थी तो टाइम का पता ही नहीं चला। बट आई प्रॉमिस यू, किसी ने भी मुझे नहीं देखा। फिर मेरे ब्लिंक करते ही जिग्नेश एक रेगुलर सा लड़का बन गया। ओ वेट, इसे तो मैंने पहले भी देखा है। अरे ये मेरे ही हॉस्टल का बंदा था ब्रो। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या मैं भी चड्डी वाले जिग्नेश की तरह कोई चड्डी वाला भेड़िया बनने वाला हूँ? मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं जानवरों का शिकार कैसे करूंगा? यक। जय, तुम कोई भेड़िया नहीं हो। ये तो कंफर्म हो गया था कि नरेन सर मेरे मन की बातें सुन सकते हैं। सर, मैं काफी कंफ्यूज हूँ सर। ये सीक्रेट लूनार लाउंज, वो खुद से लिखने वाली किताब, ये चड्डी वाला भेड़िया, ये सब मुझे बहुत स्ट्रेंज लग रहा है सर। घबराओ मत, इसीलिए तो तुम्हें हमने यहाँ बुलाया है। कोने में बैठी हुई प्रोफेसर भूमि की तरफ सर ने एक इशारा किया और वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। उन्होंने मेरे हाथ में एक वाइन ग्लास थमा दिया जिसमें रूह अफ़ज़ा तो डेफिनेटली नहीं था, पर उस ड्रिंक को देखते ही मुझे ना जाने क्या होने लगा। वो ड्रिंक मेरे हाथ में आते ही मेरी पूरी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग सा करंट दौड़ने लगा।
मैं अपनी हर नस, हर ऑर्गन, हर सांस को फील कर पा रहा था। मुझे अचानक से मेरे आसपास की हर चीज HD में दिखने लगी और हर आवाज वूफर से भी तेज मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरे सेंसेस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मुझे वहां मौजूद सबकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी और दूर रखी हुई किताब के ऊपर चल रही चींटी का भी हर स्टेप क्लियरली दिखाई दे रहा था ब्रो। और तो और शायद मेस में क्या खाना बन रहा था समहाउ वो भी स्मेल कर पा रहा था मैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं फील कर पा रहा था वो थी एक ऐसी प्यास जो सिर्फ मेरे हाथों में रखी हुई ड्रिंक ही बुझा सकती थी। ऐसा मुझे फील हो रहा था। और हाँ, मेरे गम्स में भी कुछ कुछ हो रहा था। और फिर वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे मसूड़ों के दोनों तरफ से लंबे नुकीले दांत निकलने लगे। कम ऑन ब्रो, टेक अ सिप। इस क्रिम्सन कॉकटेल से तुम्हारे इनिशिएशन सेरेमनी की शुरुआत होगी। वीर भैया के कहने पे मैंने बिना कुछ सोचे ही उस ड्रिंक का एक सिप ले लिया और उसके बाद तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया ब्रो। मैंने वो ड्रिंक ऐसे पिया जैसे आई वाज देवदास एंड द ड्रिंक वाज माय पारो। सॉरी माय प्याला। उस ड्रिंक की कुछ बूंदें मेरी व्हाइट कैप्टन अमेरिका टी शर्ट पे गिर गई और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कोई सुपर हीरो तो नहीं था, मैं कुछ और ही था। लेकिन फिर भी रूम में खड़े लोग तालियों के साथ मुझे क्यों चीयर कर रहे थे यार? ये सब मुझ में इतना इन्वेस्टेड क्यों थे? क्या इन लोगों के रेगुलर लाइफ्स के पीछे भी कोई सुपरनैचुरल सीक्रेट्स थे क्या? मेरी प्यास की वजह से मैं अचानक बेहद आउट ऑफ कंट्रोल फील करने लगा था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर मैंने वीर के बगल में खड़ी हुई लड़की को, लेकिन लाइब्रेरी मैम ने मुझे बिना हाथ लगाए धोबी पछाड़ कर दिया ब्रो। बुकशेल्फ पे जाके मैं दूर गिरा और तब प्रोफेसर भूमि ने कहा, वेलकम टू द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ हिमालयन हाई। तुम अब ऑफिशियली एक वैम्पायर हो और अब तुम भी हमारे इस सीक्रेट का एक हिस्सा हो। और लाइब्रेरियन मैम ने बिना अपना हैपेडेंट दिखाए मुझे ऐसा सेंटर शॉक दिया कि मेरे मेंटोस की बत्ती जल गई ब्रो। भूमि मैम कुछ कहने लगी पर मैं उनकी बातों पे कुछ खास ध्यान दे ही नहीं पा रहा था। उन 24 घंटों में मेरे साथ इतना कुछ हो चुका था कि मेरे लिए वो सब से डील करना मुश्किल हो रहा था। इतना तो मैं समझ गया था कि वो क्रिम्सन कॉकटेल कोई रैंडम वेलकम ड्रिंक नहीं था, वो ब्लड था ब्रो। खून, रेड मरून फकिंग खून। शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मैं सुपर हीरो की जगह एक ब्लड गजलिंग मॉन्स्टर बन गया था। मेरे साथ जो भी हो रहा था मुझे सब कुछ बहुत गलत लग रहा था यार। लाइफ में हर चीज गलत या सही, ब्लैक या व्हाइट नहीं होती जय। जो तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। खुद को थोड़ा वक्त दो, तुम्हें धीरे धीरे सब ठीक लगने लगेगा। अभी के लिए प्लीज काम डाउन एंड हैव अ सीट। मिस भूमि अब तुम्हें हमारी इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगी। सर की बात सुनते ही मैं बुकशेल्फ के बगल में रखे हुए स्टूल पर बैठ गया और भूमि मैम की बात को फाइनली ध्यान से सुनने लगा। तो जैसा कि तुम जानते ही हो, जय, हिमालयन हाई वाज फाउंडेड इन 1715। ये इंडिया के सबसे पुराने और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में से एक है। यहाँ एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात है, पर बाहरी दुनिया में सबको ये नहीं पता कि यहाँ एनरोल होना इतना टफ इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स की पूरी सिलेक्शन हमारे इस सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू होती है। और फिर एडमिशन के बाद सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही इनिशिएट होके इस सुपरनैचुरल दुनिया में कदम रखते हैं। तुम उनमें से एक हो। तुम्हें जल्द ही इनिशिएटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी और तुम्हें ध्यान रखना होगा कि उनके अलावा तुम किसी और के साथ इस सीक्रेट सोसाइटी या तुम्हारे वैम्पायर होने के बारे में कुछ भी डिस्कस ना करो। प्रिंसिपल नरेन हमारे इस सीक्रेट सोसाइटी के चेयरमैन हैं और हम बाकी चारों प्रोफेसर्स यहाँ के बोर्ड मेंबर्स। हमारे सुपरनैचुरल रेलम में 4 टाइप के सुपरनैचुरल बीइंग्स होते हैं। जिग्नेश हमारे वर्वुल्फ कम्युनिटी का लीडर है और प्रोफेसर राजन उनके हेड। इंग्लिश मूवीज में जो भी तुमने werewolves के बारे में देखा है, that's just the tip of the werewolf's tail. There's a whole howling world beneath the surface जो कभी भी unleash हो जाता है, just like Jignesh. मतलब ये हर फुल मून में इंसान से वेयरवुल्फ बन जाते हैं? नहीं, वो फैक्ट एक्यूरेट नहीं है। हाँ, फुल मून नाइट्स में इनकी पावर जरूर बढ़ जाती है, पर ये सनसेट के बाद और सनराइज से पहले किसी भी दिन कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। हमारी दूसरी कम्युनिटी है विचेस की। इनकी स्टूडेंट लीडर है पल्लवी और हेड है हमारी लाइब्रेरियन मैम।
नम्रता, विच इज नेचर के 5 एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस से एनर्जी लेके जादू कर सकते हैं। अचानक से लूनर लाउंज में तेज हवा चलने लगी, सारी कैंडल्स बुझ गई और किताब के पेजेस यहाँ वहाँ उड़ने लगे। लाइब्रेरी मैम ने पल्लवी की तरफ देखकर ऐसे स्माइल किया एज इफ उनका कोई प्राइवेट जोक चल रहा हो। फिर अचानक रूम के अंदर ही सीलिंग के बिल्कुल नीचे पता नहीं कैसे कुछ घने बादल मंडराने लगे ब्रो। फिर उन बादलों से बारिश होने लगी, मगर हम भीग क्यों नहीं रहे थे? तब मुझे हवा में हमारे ऊपर एक बबल रैप जैसा शील्ड सा बना हुआ दिखाई दिया। फिर एकदम से पल्लवी और लाइब्रेरी मैम के विस्पर करते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। कैंडल्स भी फिर से जल उठे। मेरे अलावा किसी पे भी इस जादुई प्रदर्शन का कोई असर नहीं हुआ और प्रोफेसर भूमि फिर से बोलने लगी। तीसरी कम्युनिटी है एथेरियल्स की। इन्हें अलौकिक भी कहते हैं। इनके हेड है प्रोफेसर धीरज और इनकी स्टूडेंट लीडर तान्या है। ये जिंदगी और मौत के बीच एक ब्रिज की तरह है। इन्हें आत्माओं से बातें करना आता है। ये कभी भी हमारे वर्ल्ड से स्पिरिट वर्ल्ड में जा सकते हैं। ये सुनते ही मेरे मन में एक ख्याल आया, इसका मतलब क्या ये मेरे डैड के साथ भी बात कर सकते होंगे? प्रिंसिपल नरेन ने मुझे एक सिंपैथी वाली स्माइल दे दी। Lastly, I am the head of the Vampire community और हमारा स्टूडेंट लीडर है तुम्हारा खास दोस्त वीर। वीर को हमने तुम्हारा असाइंड बडी बनाया है, जो तुम्हें इस जर्नी में मेंटर करेगा। तुम हम सारे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट लीडर से कुछ न कुछ सीखोगे इस सुपर नेचुरल वर्ल्ड के बारे में और खुद के बारे में भी। आज के लिए बस इतना ही। अब तुम वीर के साथ जा सकते हो, वो तुम्हें गाइड करेगा। जैसे ही मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला तो मेरी सांसें फूलने लगी। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी हाथों की नसें फटने वाली हैं। वीर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, मुझे पता है तुझे किस चीज की जरूरत है। देख, तू एक न्यूली टर्न्ड वैम्पायर है। तेरी एनर्जीज अभी पीक पे हैं। तुझे इस पावर को ठीक से चैनलाइज करना पड़ेगा। मैं बिना कुछ बोले उनके साथ चलने लगा और वो मुझे बॉयज हॉस्टल के पीछे वाले जंगल के सामने ले गए। चल जाए, लेट्स गो फॉर अ रन। तुझे अभी बहुत कुछ प्रोसेस करना है एंड दिस विल हेल्प यू। तुझे अच्छा लगेगा। पर ब्रो, यहाँ तो स्टूडेंट्स का जाना अलाउड नहीं है ना? आई थिंक तू ये भूल रहा है कि अब तू कोई मामूली सा स्टूडेंट नहीं है। चल, अब भागना शुरू कर। 1 2 3। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं एक खून पीने वाला वैम्पायर हूँ। वीर जो मेरे ब्रो थे अचानक मेरे वैम्पायर मेंटर बन गए थे और मैं रात के 10 बजे यूनिवर्सिटी के प्रोहिबिटेड फॉरेस्ट एरिया में ऐसे भाग रहा था जैसे कोई शाम को किसी गार्डन में घूम रहा हूँ ब्रो। ये सब सोचकर मेरा दिमाग और खराब होने लगा और मेरी स्पीड बढ़ती गई। मैं भागता गया, खुद को रोक ही नहीं पाया। जैसे मेरे खुद के शरीर पे कोई कंट्रोल ही नहीं था। मुझे हर पत्ता, हर पेड़ के जिंदा होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा था ब्रो, लाइक समबडी पुट बूस्टर्स इन माय बम। वीर ब्रो का मेरे आसपास कोई नामो निशान तक नहीं था। क्या मैं हमारे कॉलेज के स्टार एथलीट से भी फास्ट भागने लगा था? पास ही कुछ पत्ते हिलने लगे और ऐसा लगा कोई मुझे देख रहा था। मैंने सोचा वीर ने आखिर मेरी स्पीड के साथ कैचअप कर ही लिया होगा, पर वहां तो कोई जंगली जानवर था। कुछ दिनों पहले की बात होती तो उस मोमेंट पे मेरी फट जाती, पर एक कूल वैम्पायर बनने के बाद मुझे डरना अलाउड नहीं था गाइस। थोड़ा पास जाते ही मुझे रियलाइज हुआ वहां एक डियर का छोटा सा बच्चा था, बहुत ही प्यारा सा न्यून्यू सा छोटा बच्चा। फिर एक ही पल में वो प्यारा सा बेबी डियर मेरी आंखों के सामने एक प्लेट ऑफ हाक्का नूडल्स की तरह मुझे टेम्प्ट करने लगा। क्रिम्सन कॉकटेल वाली कमीनी प्यास फिर से मेरे गले आके लिपट गई। मेरी नजर एक सुपर जूम लेंस कैमरा जैसे उस हिरन के बच्चे की गर्दन पर जूम करने लगी और तुरंत मेरे मसूड़ों से 2 पॉइंटी फैंग्स फिर से निकल गए। मैं उस पर झपटने ही वाला था, पर उस हिरन ने मेरी आंखों में देखा और मुझे ना जाने क्यों एक अजीब सा डर महसूस होने लगा और फिर वो हिरन झट से भाग गया। आई कुडंट बिलीव इट। मैंने कभी लाइफ में एक मक्खी भी नहीं मारी थी और मैं एक मासूम जानवर की जान लेने वाला था। आई रिमेम्बर एक बार मेरे दोस्तों ने जब मुझे पाव भाजी की जगह कीमा पाव खिलाने की कोशिश की थी, तब भी मैं टेम्प्ट नहीं हुआ था। और अब इस माँ के लाडले शुद्ध शाकाहारी बेटे के साथ जिंदगी पता नहीं कैसा मजाक कर रही थी यार। मैं हॉस्टल की ओर वापस जाने लगा और मुझे अचानक बहुत दर्द सा महसूस होने लगा। अपनी बॉडी में नहीं, अपने दिल में। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल को जोर से मरोड़ रहा था। मुझे जोर से रोने का मन कर रहा था और फिर पेड़ों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मुझे यकीन था वहां कोई और जानवर होगा, पर वो मैं तो गलत था। घुंघराले बालों वाली सुंदर लड़की जिसे मैंने अपने इनिशिएशन सेरेमनी से पहले लाइब्रेरी के बाहर देखा था, वो फुल मून के नीचे एक लेक के सामने खड़ी थी। हवाएं उसकी मैगी नूडल्स को सहला रही थी और चांद की रोशनी में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पर ये इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थी?
थोड़ा नजदीक जाते ही मैंने देखा कि वो रो रही थी और ना जाने क्यों मेरी आंखों से भी पानी बहने लगा। मैं नहीं समझ पाया कि मुझे रोना क्यों आ रहा था डूड। दिन भर एक के बाद एक शॉक विटनेस करने के बाद मुझे तब एक और शॉक लगा जब मैंने ये देखा कि उस लड़की के सामने लेक का सारा पानी धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। एक तो मैं उस लड़की को रोते हुए देखकर पता नहीं क्यों खुद भी रोए जा रहा था, ऊपर से वहां लिटरली कुछ भी हो रहा था यार। लेक का सारा पानी न जाने क्यों हवा में फ्लाई कर रहा था और फिर एक साइक्लोन की तरह वो पानी ऊपर तेजी से घूमने लगा ब्रो। पर वहां आसपास एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, तो ये तो पक्का था कि वो नेचुरल तूफान नहीं था। क्या ये पॉसिबल था कि वो मिस्ट्री गर्ल भी हिमालयन हाई की कोई स्टूडेंट हो जो एक सुपरनैचुरल बीइंग हो? व्हाट इफ शी वाज अ विच? भूमि मैम ने कहा था कि विचेस अलग अलग एलिमेंट से अपना पावर लेती हैं। शायद वो पानी से कुछ कर रही हो। फिर अचानक वो लड़की आसमान की तरफ देखते हुए न जाने किससे बात करने लगी। एंड ब्रो, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड हर वॉइस। आई मिस यू मॉम, आई मिस यू डैड। आज आप दोनों की बहुत याद आ रही है। आई विश मैं आपसे मिल पाती, काश ये बता पाती कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। आप मुझे छोड़ के क्यों? फिर अचानक किसी की पीछे से आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा तो देखा वीर ब्रो मेरे पास ही खड़े थे। आखिर फाइनली उन्होंने इस वियर्ड कोल माइन में डायमंड ढूंढ लिया। बट ओ फक, व्हाट इफ आई एम स्टिल अ कोल और ये मेरी घिसने वाले हैं टू टर्न मी इनटू अ डायमंड? एनीवे, आवाज सुनते ही वीर और मैं लेक की तरफ बढ़े तो देखा कि वहां कोई भी नहीं था। वो लड़की इतनी जल्दी कहीं वैनिश हो गई थी। मैंने वीर को उसके बारे में कुछ नहीं बताया एंड हू नोस व्हाई, पर मैं उसके जाने के बाद भी उसका दर्द फील कर पा रहा था। हु वाज शी मैन? हॉस्टल रूम पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरी स्टडी टेबल के ऊपर एक ब्लैक एंड रेड बास्केट रखा हुआ था। अरे यार, अब ये क्या नई चीज है? मैंने विंडो से बाहर आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब बहुत हो गया बाबा जी, प्लीज इस रात को बोरिंग बना दो। वेट अ मिनट, वैम्पायर बनने के बाद क्या मैं किसी भगवान का नाम भी नहीं ले सकता था? हनुमान चालीसा बोलते वक्त भूत पिशाच निकट नहीं आवे वाली लाइन भी मेरे लिए एप्लीकेबल है या नहीं? या मैं खुद अब उस कैटेगरी का पार्ट बन गया था? एनीवे, लेट्स चेक आउट दैट बास्केट नाउ। पास जाते ही मुझे समझ आ गया कि वो सीक्रेट सोसाइटी की भेजी हुई वेलकम किट। उसमें एक लोगो बना था जिसे मैंने लूनर लाउंज में भी देखा था। लोगो में एक वुल्फ का फेस, एक मैजिक वॉन्ड, एक क्रिस्टल बॉल और बैट विंग्स बने हुए थे। उस पैकेज में एक रूल बुक भी थी जिसके लास्ट कुछ पेजेस पर एलुमनाई और करंट मेंबर्स की लिस्ट दी हुई थी। इसके अलावा उसमें कुछ हर्बल गमीज, एक मैप, एक स्मार्टफोन, एक वैम्पायर हिस्ट्री बुक, एक एम्यूलेट, एक टूथपेस्ट की ट्यूब जैसे दिखने वाला ट्यूब और एक पैकेट गार्लिक एक्सट्रैक्ट था। गार्लिक? यू बैड ब्रेथ, नॉट गुड फॉर जैक इज लाइफ ब्रो। बाकी सब तो ठीक था, पर वो गार्लिक पाउडर जरूर गलती से ऐड हो गया होगा। बाय द वे, माँ के कहने पर मैंने ट्विन शेयरिंग रूम की जगह सिंगल रूम लिया था और मेरे अलावा इस रूम की कीज किसी और के पास नहीं थी। फिर भी पता नहीं कौन आकर मेरी टेबल पे ये छोड़ गया था। मे भी किसी ने मैजिक से वो बास्केट मेरे रूम में टेलीपोर्ट करवाया होगा। मैजिक से याद आया, बाय द वे, वो लेक के किनारे वाली खूबसूरत लड़की, क्या मैं उससे फिर से मिल पाऊंगा कभी? डूड, अगर वो मुझे इस बार मिली ना तो मैं डेफिनेटली उससे बात करूंगा। आई एम गोना आस्क हर आउट, आई एम गोना टेक हर टू प्रॉम, आई एम गोना मैरी हर, आई एम गोना हैव, ओके मे बी किड्स इज टू मच, बट ठीक है। व्हाट अ लॉन्ग क्रेजी डे। ये 18 बर्थडे तो मैं कभी नहीं भूलने वाला। अब तो रोज ऑल नाइटर्स मारने पड़ेंगे। वैम्पायर लाइफ, यू सी। जितना मुझे पता था वैम्पायर्स को नींद नहीं आती, स्पेशली रात को तो बिल्कुल नहीं। डैम, मुझे अपना फुल स्लीव्स वाला हुडी पहनना चाहिए था। कहीं सनलाइट में मेरे बाल या मेरी स्किन जल गई तो? सीक्रेट सोसाइटी को वेलकम किट में वो सनलाइट से बचने वाला पेंडेंट देना चाहिए था यार। या फिर कोई वैम्पायर्स के लिए स्पेशल सनस्क्रीन होता है क्या? वेट अ मिनट, क्या वो एम्यूलेट उसी के लिए दी गई थी? मैं तो वो भी लाना भूल गया हूँ। पर जब मैं हॉस्टल के बाहर निकला और कॉलेज की तरफ वॉक करने लगा तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं पक्का वैम्पायर ही हूं ना? इतनी धूप में मुझे कैसे कुछ नहीं हो रहा? बाय द वे, अप्लाइड मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी और भुवन सर एज यूजुअल बोर्ड पर कुछ लिखे जा रहे थे और मैं क्लासिक बैक बेंचर की तरह अपने दोनों जिगरी दोस्त आहान और क्रिश के साथ क्लास के बिल्कुल पीछे वाली सीट पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहा था। आहान ने पूछा, साले तू कल दिन भर कहाँ गायब था? फिर क्रिश बोला, हाँ, तूने कल सारी क्लासेस बंक की और रात को जब हम तेरे रूम में गए तो तू वहां था भी नहीं। एक सेकंड के लिए तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। आखिर वो कॉलेज के फर्स्ट डे से मेरे बेस्ट ब्रोस थे। आई डिडंट फील लाइक लाइंग टू देम यार। वो मैं एक्चुअली, आहान ने मेरा सेंटेंस पूरा होने से पहले ही कह दिया। मैं क्या कर रहा है? तू सच बता।
तू किसी जिंडर डेट पर गया था ना? नहीं यार, वो मेरी कालिम्पोंग वाली आंटी मेरे कश्मीरी कजिन्स के साथ मुझे सरप्राइज देने आई थी यार। तो बस उन्हीं के साथ टी गार्डन्स की साइट सीइंग के लिए गया था। थैंक गॉड मेरे ब्रोज मेरी ही तरह स्टूपिड और बीफ्ड अप है यार। उन्होंने मेरे झूठ को किसी स्टूपिड ऑनलाइन फ्लैश सेल की तरह एक सेकंड में सच समझकर बाय कर लिया था। रात को मैंने यूनिवर्सिटी के स्टार एथलीट वीर को रेस में हरा दिया था। सो मैं स्पोर्ट्स क्लास में अपनी नई पावर से सबको इंप्रेस करने के लिए काफी एक्साइटेड था। क्रिश फर्स्ट ईयर के फुटबॉल टीम का कैप्टन था और मैं वो स्टूडेंट जिसे कभी कोई अपनी स्पोर्ट्स टीम में नहीं लेता था। आज दिखाता हूँ सबको। लेट मी मिल्खा सिंह माय वे थ्रू दिस ब्रिज। हम तीनों के ग्राउंड में पहुंचते ही आहान ने धीरे से हमें बताया कि वो स्नीक आउट करके अपनी गर्लफ्रेंड परोमा से मिलने जा रहा है। फिर उसने कहा, बडी तू भी मेरे साथ चल। परोमा की फ्रेंड अलीशा इज क्रशिंग ऑन यू बिग टाइम। नो डूड, मैंने परोमा की फ्रेंड्स को देखा है। मुझे उसकी मीन गर्ल गैंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी आईज को रोल करते हुए आहान ग्राउंड से चला गया और मैं क्रिश के साथ फुटबॉल मैच के लिए चल पड़ा। लेकिन जैसा मैंने सोचा था उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। गोल करना तो दूर, मैं अपने पहली किक के बाद गिर गया। मैं रात की स्पीड से भागने के लिए रेडी हुआ था, पर जैसे ही मैंने जोर से अपना पैर जमीन पर रखा मुझे क्रैम्प आ गया। ओह गॉड, वैम्पायर्स को भी इतना पेन होता है क्या? 2 मिनट तक पेट पकड़कर हंसने के बाद क्रिश ने गेम से खुद को एक्सक्यूज कर लिया और बोला, चल मैं तुझे मेडिकल रूम तक ले चलता हूँ। नहीं यार, आई एम फाइन, बस एक छोटा सा स्प्रेन ही तो है। एक्सीडेंट्स हैपन यू नो। तू टेंशन मत ले ब्रो, मैं चला जाऊंगा। चिल किल इट फक बिफोर इट किल्स मी। मेडिकल रूम तो नहीं, पर मैं किसी तरह लंगड़ाते हुए वीर को ढूंढने लाइब्रेरी की ओर जाने लगा। पर रास्ते में किसी ने मुझसे कुछ पूछा और मैं उसकी आवाज सुनते ही तुरंत रुक गया। Did you not read the playbook? हाँ? एक सेकंड, ये स्वीट सी आवाज मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही थी? फिर मेरे पीछे से सामने चलकर वो ही लड़की आगे आने लगी। द मिस्ट्री गर्ल, द गर्ल ऑफ माय ड्रीम्स, द मैगी नूडल, जिसे देख के मैं पूडल डूडल हो चुका था, जिसे मैं कुछ ही घंटे पहले मिला था, पर मानो कोई जादू सा कर दिया था उसने मुझ पे। फिर से फिल्मों की तरह म्यूजिक बजने लगा और आसपास के सब लोग ब्लरी और ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो ही दिखाई देने लगी। Hi, I'm Riya. हे, नाइस टू मीट यू, आई एम जय। मुझे पता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? क्योंकि मैंने रूल बुक पढ़ी है और मेरे बाद सबसे लेटेस्ट नाम तुम्हारा ही है मेंबर्स लिस्ट में। ओह, तो तुम भी एक इनिशिएट। उसने पास से गुजरते हुए एक सीनियर की तरफ इशारा किया। फिर उसके जाने के बाद वो स्माइल करते हुए बोली, हाँ, नाउ कंटिन्यू। तो क्या तुम भी एक इनिशिएटेड स्टूडेंट हो? करेक्ट। पर मैंने तुम्हें कभी Why the fuck am I whispering? पर मैंने तुम्हें कभी हिमालयन हाई में पहले नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीक ही ज्वाइन किया है। वो नाइस, पर ऐसे मिड सेमेस्टर में नया कॉलेज क्यों? अचानक से उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए और उसकी स्माइल कहीं खो गई। मुझे फिर से वही रात जैसा एक दर्द सा महसूस होने लगा। मैंने इमीडिएटली टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अच्छा नेवर माइंड, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने रूल बुक नहीं पढ़ी है? तुम जिस तरह हीरो बनने गए और फिर ग्राउंड में गिरे, आई एम प्रिटी श्योर तुम्हें लगा होगा कि तुम अभी भी अपनी एवीएस यूज कर पाओगे। शिट, उसने मुझे गिरते हुए देखा था। वैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही थी, बट आई वाज जस्ट ग्लैड कि उसने फिर से स्माइल तो की। ये एवीएस क्या है? तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता ना? एवीएस मतलब एवरेज वैम्पायर स्पीड। ओह, इसका क्या मतलब है? क्या मैं हमेशा अपनी एवीएस नहीं यूज कर सकता? ना, हम में से कोई भी डे लाइट में कुछ खास फंक्शन नहीं कर पाते। प्लस प्रिंसिपल नरेन ने विचेस से एक पावरफुल स्पेल कास्ट करवाई हुई है, जिससे कोई भी सुपरनैचुरल स्टूडेंट अपनी पावर कॉलेज आवर्स में फुल्ली नहीं यूज कर सकता। ये अनइनिशिएटेड स्टूडेंट्स की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए है। वाओ, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क। क्या तुम भी एक वैम्पायर हो? नो, मैं एक वाइट विच हूँ। इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि व्हाइट विचेस कौन होते हैं, एंड हियर कम्स द किंग ऑफ बैड टाइमिंग, वीर ब्रो। जय, तुझे कब से ढूंढ रहा हूं। कम विद मी। ब्रो, मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूं ना। ए, चुपचाप मेरे साथ चल। मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं वीर ब्रो का नाम किसी एक्सट्रीम रियलिटी शो के लिए लिखवा दूं, जिसमें उसे नेशनल टीवी पर फुल बॉडी वैक्स करवानी पड़े या गोवा में तोंद वाले गंदे हैरी अंकल्स के पैर मालिश करके पैसे कलेक्ट करने पड़े। I mean, शायद तब उन्हें रियलाइज हो कि मैं उस वक्त कैसा फील कर रहा था। अपने क्रश के सामने तुम्हारा खुद का दोस्त, तुम्हारा बिग ब्रो, अगर तुम्हारी बेइज्जती करे, उससे एम्बैरेसिंग कुछ नहीं हो सकता यार। ऐसे लोगों को मैं बुलाता हूँ CCB, कंप्लीट ब्लॉकर्स। एनीवे, आई एक्सक्यूज माई सेल्फ और मैं चल पड़ा अपने मास्टर के पीछे। डॉबी इज हियर मास्टर वीर। चलो, कहाँ चलना है अब? ओके डॉबी, फॉलो मी।
control, Jay. You can't burn your blood anymore. Blood is life for vampires. Moving on. कॉलेज के पार्किंग लॉट के एक्सट्रीम राइट कोने में एक पुरानी गाड़ी सालों से पड़ी हुई थी। उसके ठीक पीछे एक डस्टी क्लोजेट था जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे आज तक नहीं पता था। वीर ने आसपास देखने के बाद उस क्लोजेट को खोला और उसके थ्रू हम एक डार्क रूम में पहुंच गए। क्लोजेट का दरवाजा बंद होते ही मैंने देखा हमारे सामने एक और क्लोजेट था और उसका सफेद हैंडल ऐसे चमक रहा था जैसे डायमंड्स का बना हो। वीर ने उस हैंडल को टच करते ही विस्पर किया, हेमेटोनेक्सस एग्रेसिस। फिर अचानक हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। लिटरली एक झटके में हमारे पैरों के नीचे से फ्लोर गायब हो गया और हम हवा में घूमने लगे। गोल गोल घूमते हुए हम अलग अलग डायरेक्शंस में बहते गए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां ग्रेविटेशनल पुल था ही नहीं। करीब 1 मिनट बाद हमारा शक्तिमान वाला सर्कल रुक चुका था और हम पहुंच गए एक डिमली लिट जगह पे। वेलकम टू क्रिम्सन कैफे जय। अब तुम्हें रोज यहाँ एक बार आकर खुद को फीड करना पड़ेगा। वहां कुछ 8-10 टेबल्स लगे हुए थे जिनमें से 2 टेबल्स उस वक्त ऑक्यूपाइड थे। सामने वाले टेबल पर एक कपल हाथ पकड़ के बैठा था और साइड वाली टेबल पर 3 लड़के। वीर और मैं उस कपल के पास वाली टेबल पर बैठ गए। हमारे बैठते ही हवा में एक मेन्यू कार्ड स्क्रॉल होने लगा। उस पर टुडे स्पेशल के आगे लिखा था एक्स्ट्रा ब्लडी स्टेक्स। मेन्यू में और भी बहुत कुछ था ब्रो। रेड सॉस पास्ता, ब्लडी बर्गर्स, ब्लडी बोबा टी, ब्लडी इन्फ्यूज्ड कैफे लाटे, आइस्ड ब्लडी ऑरेंज जूस, चेरी रेड कॉस्मो, ब्लडी मैरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वीर ने टुडे स्पेशल ऑर्डर किया और मैंने एक ब्लड बोबा टी मंगवाई। आई कुडंट बिलीव दिस वाज माय लाइफ नाउ। प्रिंसिपल नरेन ने हमारी लाइफ बहुत आसान कर रखी है। हर साल हिमालयन हाई में जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है उसका सारा कलेक्शन हम यहाँ स्टोर करते हैं। ऑल्सो तुम्हें वेलकम किट में कुछ गमीज मिले होंगे ना। रोज सुबह उठकर और सोने से पहले एक एक गमी याद से खा लेना। उसमें कुछ हर्ब्स हैं जो कि दिन भर हमारी प्यास कंट्रोल में रखते हैं। डोंट एवर स्किप अ डोज। उससे तुम्हारा थर्स्ट लेवल स्पाइक हो जाएगा और काफी परेशानी होगी। तुम्हें एक ट्यूब भी मिली होगी। है वो टूथपेस्ट जैसा ट्यूब? हाँ, वो कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड पेस्ट है। उसे तुम कभी इमरजेंसी में चख सकते हो टू कंट्रोल योर थर्स्ट लेवल। पर दिन में एक बार क्रिम्सन कैफे आकर फीड करना वैम्पायर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। एक रोबोटिक ट्रॉली हमारे टेबल के सामने आके रुक गई और उस पे रखे हुए ट्रे से वीर ने अपना एक्स्ट्रा ब्लडी स्टेक और मेरा ब्लडी बोबा टी उठा लिया। ड्रिंक के एक सिप लेते ही मुझे ब्लड गैज़म फील होने लगा। मैंने कुछ सिप्स अच्छे से एंजॉय करने के बाद वीर से पूछा, ब्रो कल रात को तो मैं घोड़े बेच के सो गया था, पर वैम्पायर्स को तो नींद नहीं आती ना? ऐसा तुझे किसने कहा? मेरी स्कूल वाली गर्लफ्रेंड। वो हमेशा ट्वाइलाइट, वैम्पायर डायरीज, पता नहीं कौन कौन सी शोज की बातें करती रहती थी। कुछ एपिसोड्स तो मैंने भी उसके साथ बिंज किए थे। ओह, तो इसका मतलब है कि तेरा टेस्ट हमेशा से ही खराब है। क्या यार? फिर अचानक क्रिम्सन कैफे के स्पीकर से प्रिंसिपल नरेन की टेंस आवाज आई। स्टूडेंट्स, दिस इज एन इमरजेंसी। आई रिपीट, दिस इज एन इमरजेंसी। वैम्पायर और वेयरवुल्फ कम्युनिटीज के सारे स्टूडेंट मेंबर्स सीक्रेट सोसाइटी हॉल में जल्दी से आ जाएं। सी यू ऑल इन हाफ एन आवर। प्रिंसिपल नरेन की इमरजेंसी अनाउंसमेंट के बाद वीर और मैं जल्दी से क्रिम्सन कैफे से निकलकर कॉलेज कैंपस में आ गए और फिर हमने देखा, होली शिट, हमने देखा कि हिमालयन हाई के मेन गेट पर किसी ने बॉबी का गला काटकर उसे गेट के एक पॉइंटी हिस्से से लटका दिया था। वैसे बॉबी हमारे यूनिवर्सिटी का बहुत चहीता सफेद रंग का पर्शियन कैट था। पता नहीं उस बेचारे से किसको क्या दुश्मनी हो गई। रेव पार्टी में जैसे नशे के बाद सब सनग्लासेस लगा लेते हैं, ठीक वैसे ही बॉबी का खून देख के वहां मौजूद सारे वैम्पायर्स ने अपनी सनग्लासेस पहन ली, क्योंकि फ्रेश खून देखकर हमारी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। कुछ वैम्पायर्स तो मुड़ के चले गए, पर वीर गेट के और पास जाके खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, ओह शिट, दिस इज बैड। लेकिन वीर का ध्यान बी-हेडेड बॉबी पे नहीं, उसके बगल वाले वॉल पे बने हुए सिंबल पे था। एक सर्कल के अंदर कुछ अजीब सा स्पाइरल जैसा बना हुआ था। बट आई वाज वंडरिंग कि इसे देख के वीर ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा था। कुछ देर बाद वो ग्रूसम यू किटी किटी को देखने के बाद वीर और मैं सीक्रेट सोसाइटी के ऑडिटोरियम की तरफ चले गए। बाय द वे, डिड आई टेल यू, हमारे कॉलेज के इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट के पास एक अबैंडन्ड बास्केटबॉल कोर्ट था। कुछ सालों पहले वहां किसी स्टूडेंट की बॉडी मिली थी, तब से ही वहां ज्यादा कोई आता जाता नहीं है। लेकिन 3 साल पहले कैंपस में नया शाइनी बास्केटबॉल कोर्ट इनॉग्रेट होने के बाद तो पुराना कोर्ट पूरा खंडर ही बन गया था।
हाँ, बस कभी कभी कुछ डेयरिंग और सुपर हॉर्नी कपल्स वहां मेकआउट करने चले जाते थे। वैसे उस बास्केटबॉल के कोर्ट की लेफ्ट वाली पेंट काफी जगह से निकल आई थी और पीछे रखे हुए कुछ मरून ब्रिक्स दिख रहे थे। नीचे से प्रिसाइसली तीसरे ब्रिक को वीर ने 3 बार टैप किया तो एक सीक्रेट पैनल खुल गया। पता नहीं किस टैलेंट के भंडार ने सीक्रेट सोसाइटी के सारे हिडन स्पॉट्स कैंपस में इतने क्रिएटिव एंट्रेंसेस के साथ डिजाइन किए थे यार। एयरपोर्ट के मूविंग वॉकवेज की तरह फ्लोर खुद ब खुद हमें आगे ले जाने लगा। ऑडिटोरियम के बाहर काफी सारे फ्लिकरिंग टॉर्चेस लगे हुए थे। दीवारों पे सीक्रेट सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर्स के साथ साथ एलुमनाई के भी कुछ और मेंबर्स की फोटो फ्रेम्स लगी हुई थी। उनमें से एक फोटोग्राफ मुझे जाना पहचाना सा लगा, लेकिन मैं जल्दी में ठीक से देख नहीं पाया। जब हमने ग्रैंड ऑडिटोरियम में एंटर किया तो देखा कि ऑडी की सीलिंग पर एक फेक मून और कुछ स्टार्स स्पार्कल कर रहे थे। वीर और मैं बाकी वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स के साथ जाकर बैठ गए। I was damn pretty bloody sure that this meeting was about Bobby's death. और कुछ ही देर में प्रिंसिपल नरेन स्टेज पर अपीयर हो गए। Attention everyone! आज जो कुछ भी हिमालयन हाई में हुआ है, it is not a joke. आप सबको पता है कि एनिमल किलिंग्स आर स्ट्रिक्टली बैन्ड इनसाइड कॉलेज कैंपस। वेयरवुल्व्स अपने फॉरेस्ट रन्स के लिए जाके अपनी भूख मिटा सकते हैं और वैम्पायर्स के लिए हमने खास क्रिम्सन कैफे बनाया हुआ है। इसके बावजूद ऐसा होना बिल्कुल सही नहीं है। मैं जानता हूं कि न्यूली इनिशिएटेड वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स के लिए खुद को कंट्रोल में रखना मुश्किल होगा, पर इसीलिए आप सबको एक मेंटोर असाइन हुआ है। मैं आप सबकी बहुत केयर करता हूं एंड द सीक्रेट सोसाइटी गोज आउट ऑफ इट्स वे टू कीप यू ऑल कंफर्टेबल। फिर भी ये आज ऐसी हरकत किसने की? Whoever created this mess, प्लीज आप खुद ही बता दीजिए। वीर ब्रो ने अचानक से अपना हाथ उठाया। What? वीर ब्रो was the killer of the kitty cat? पर वो तो मेरे साथ क्रिम्सन कैफे में अपना एक्स्ट्रा ब्लडी स्टेक एंजॉय कर रहे थे। उनका उस ग्रूसम किलिंग से क्या कनेक्शन? सर, मुझे नहीं लगता कि ये किसी इनिशिएटेड स्टूडेंट का काम है। ये कोई और ही है। तुम ये यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि सर, वहां गेट के पास पे एक सिंबल बना हुआ है, वही सिंबल जो लेजेंड्स के हिसाब से उम्ब्रा का सिंबल है। साइलेंस एवरीवन! फिर तो ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स का ही किया हुआ कोई स्टूपिड मजाक है। कम्युनिटी लीडर्स, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइंड आउट हु क्रिएटेड दिस कमोशन इन कैंपस। पर सर, डिसमिस्ड। अब आप सब प्लीज अपनी क्लासेस में लौट जाइए। Now who the hell is this उम्ब्रा मैन? और उसका नाम सुनते ही सब इतना शॉक क्यों हो रहे थे? मैं वीर ब्रो से पूछने ही वाला था जब वेयरवुल्फ कम्युनिटी लीडर जिग्नेश ने वीर से कहा, यार वीर, ये गलत हो रहा है। नरेन सर हमेशा से ही इथीरियल्स और विचेस को लेके थोड़े बायस से हैं। वो ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये हम में से किसी ने किया है। You're right, बट उनका शक जस्टिफाइड है। इस यूनिवर्सिटी में लास्ट ऐसे हादसे का कारण एक वैम्पायर ही था। फिर तो सिर्फ वैम्पायर्स को ही बुलाना चाहिए था ना। वैसे भी कोई वेयरवुल्फ उस बिल्ली का गला काट के छोड़ता नहीं, चबा जाता। ये सुनते ही मुझे कुछ नॉशियस सा फील होने लगा और मैं जल्दी से अपने हॉस्टल रूम में वापस चला गया। मैं एक बात तो समझ गया था, सुपरनैचुरल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए मुझे वहां के सारे रूल्स पता करने होंगे। प्लस रिया जैसी स्मार्ट लड़की के सामने मैं फिर से अपना पोपट नहीं करवाना चाहता था। तो मैंने वेलकम किट से रूल बुक निकाली और पढ़ना शुरू किया। न जाने क्यों मुझे रूल बुक पढ़ते वक्त सब कुछ प्रिंसिपल नरेन की आवाज में सुनाई देने लगा। Welcome to the clandestine community of supernatural beings at Himalayan High. अब तुम इस एंशिएंट हिडन सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हमारा हर रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। This is to ensure our world's survival, secrecy and success. Failure to follow these rules may result in severe consequences. Rule number 1: secrecy. हमारे सुपरनैचुरल वर्ल्ड या सीक्रेट सोसाइटी के बारे में तुम बाहरी दुनिया में किसी को कुछ नहीं बता सकते। तुम अपनी आइडेंटिटी किसी भी नॉन मेंबर के सामने कभी भी किसी हालत में रिवील नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मेंटेन अ नॉर्मल फसाड एट ऑल टाइम्स। डू नॉट यूज योर सुपरनैचुरल एबिलिटीज इन पब्लिक और इन अ वे दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू यू। सुपरनैचुरल पावर्स देखने पर नॉन इनिशिएटेड स्टूडेंट्स का मेंटल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। उन्हें बचाने के लिए सीक्रेट सोसाइटी उनकी इंपॉर्टेंट मेमोरीज इरेज भी कर सकती है।
इसीलिए अपने रेगुलर फ्रेंड्स और फैमिली के सामने अपने पावर्स न दिखाएं, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको ही भूल जाएं। रूल नंबर 2, हायरार्की। अपने कम्युनिटी लीडर्स और हेड्स के साथ साथ तुम अपने हर सीक्रेट सोसाइटी सीनियर की हमेशा रिस्पेक्ट करोगे, चाहे वो किसी और कम्युनिटी से क्यों ना हो। Disobedience will not be tolerated. Rule number 3, training. Attend bi-monthly training sessions with your community head in the secret society auditorium. ट्रेनिंग मिस करने से पनिशमेंट के तौर पर रूल ब्रेकर को 1 हफ्ता कड़ी निगरानी पर स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के लिए भेजा जाएगा। रूल नंबर 4, मेंटरशिप। अपने मेंटर्स से गाइडेंस लेते हुए खुद के पावर्स को मास्टर करते रहना हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। रूल नंबर 5, सीक्रेट सैंक्चुरीज। मेंबर्स कभी हमारे किसी भी हिडन मीटिंग प्लेसेस के बारे में आउटसाइडर्स को नहीं बताएंगे, even under interrogation of non-supernatural staff members. No unauthorized access is allowed. Rule number 6, disputes. सीक्रेट सोसाइटी के किसी भी मेंबर्स के बीच लड़ाई होने पर उसे पीसफुली काउंसिल की इंटरवेंशन से सॉल्व किया जाएगा। They can get into an official duel only when the society says so. Rule number 7, identification. स्टूडेंट्स को इनिशिएशन के 1 हफ्ते बाद दूसरे सुपरनैचुरल बीइंग्स के अराउंड एक स्पेशल ऑरा दिखने लगेगा ताकि वो अपने फेलो मेंबर्स को पहचान सके। रूल नंबर 8, फीडिंग प्रोटोकॉल। सीक्रेट सोसाइटी के सभी वैम्पायर्स को रोज हर्ब्ड इन्फ्यूज्ड गमीज लेनी होंगी। गमीज की सप्लाई वो क्रिम्सन कैफे पर अपने डेली कंपल्सरी फीडिंग के बाद रिफिल करवा सकते हैं। All members must exercise their control and not harm any humans at any cost. Animal hunting is also strictly prohibited inside campus. Werewolves can hunt during their allotted time for forest runs. Rule number 9, curfew timings. Forest run timings for werewolves are 7 p.m. to 10 p.m. For vampires, it is 9 p.m. to 11 p.m. and witches सिर्फ 10 PM से 11 PM तक प्रैक्टिस के लिए जंगल में जा सकते हैं। फुल मून नाइट्स पे विचेस सनसेट से सनराइज तक कभी भी फॉरेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। रूल नंबर 10, डेडिकेटेड जोन्स। Witches and ethereals can practice in their chambers at Lunar Lounge. As mentioned, witches can practice in the forest till dawn on full moon nights. Ethereals कैंपस से 1 किलोमीटर दूर वाले कब्रिस्तान में विद द काउंसिल्स परमिशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैम्पायर्स सिर्फ क्रिम्सन कैफे या फॉरेस्ट में ही टर्न हो सकते हैं। वेयरवुल्व्स will get injected and stay under lockdown every full moon night. Vampires will be on their guarding duty. Rule number 11, protection. In case of any danger or crisis, अपने fellow members की help करना हर initiated student का फर्ज है। सारे community members को अपनी identity protect करने में तुम्हें हर हाल में 100% support करना पड़ेगा। And if any member goes rogue and reveals their identity to others, you will help the secret society in capturing them. Rule number 12, surveillance. Members को हिमालयन हाई कैंपस या उसके आसपास कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी या इंसान दिखे जो सीक्रेट सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकता है, then inform the council leadership immediately. Rule number 13, spell lock. Witches अपना हर स्पेल जो उन्होंने कैंपस या फॉरेस्ट में जाने अनजाने में प्रैक्टिस किया हो उन सभी को नोट करते रहना होगा और फिर विच कम्युनिटी के स्पेल रिकॉर्ड रजिस्टर पर वीकली अपडेट करना होगा। रूल 14, लॉयल्टी। मेंबर्स को हमेशा सीक्रेट सोसाइटी और उसकी सेफ्टी को अपने खुद के एम्बिशंस और पर्सनल इंटरेस्ट से पहले रखना होगा। रूल 15, क्राइसिस मैनेजमेंट। कोई भी मेजर सिक्योरिटी ब्रीच होने पर मेंबर्स को इवैक्यूएशन प्लान और मेमोरी वाइप प्रोसीजर्स पूरे कॉलेज पर अप्लाई करना होगा। रूल 16, पावर आवर्स। कॉलेज आवर्स के दौरान किसी भी सुपरनैचुरल स्टूडेंट का पावर उसके फुल पोटेंशियल तक नहीं यूज हो सकता।
वैम्पायर्स अपनी AVP यानी एवरेज वैम्पायर स्पीड, विचेस अपनी स्पेल्स और इथेरियल्स अपने स्पिरिट कॉल्स ठीक से आफ्टर आवर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल रूल, अगर कोई मेंबर या नॉन मेंबर हमारे सीक्रेट सोसाइटी की सेफ्टी को थ्रेटन करेगा तो उसके साथ जो भी हो वो उसका खुद ही जिम्मेदार होगा। Do not take this lightly as there will be severe consequences. Conclusion: adherence to these rules is paramount. Secret society की safety आपके dedication पे dependent है। Remember, your actions not only reflect on you but also on our entire community. Stay hidden, stay united, and stay strong. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर रामदूत असुलित बलनामा अंजनी पुत्र पवन सुनामा। व्हाट द फक। मेरा रूम हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर था और रात के 12 बजे मेरी विंडो पर कौन नॉक कर रहा था यार। आई होप कोई स्टूपिड कबूतर सेक्स मचा रहे होंगे। और जैसे ही मैंने खिड़की खोली मुझे खिड़की के सामने एक उल्टा लटका हुआ चमगादड़ दिखा। उसके फॉरहेड पर ब्लूटूथ जैसा एक साइन ब्लिंक हो रहा था। कोई जरूर इसका लोकेशन ट्रैक कर रहा था। आई मीन दैट्स अ गेस राइट। मुझे अब इस दुनिया में कुछ भी शॉकिंग नहीं लगता। एंड सडनली वो बैट अपनी विंग्स फड़फड़ाने लगा और एक ब्लैक कलर का एनवेलप मेरे रूम में आ गिरा। मेरी लाइफ सडनली एनिमल प्लैनेट जैसी लगने लगी थी। कभी वुल्फ तो कभी बिल्ली। और उस रात तो मेरे हॉस्टल रूम के विंडो पर एक बैट अपने विंग्स फड़फड़ा रहा था। उसके विंग्स से एक ब्लैक कलर का एनवेलप मेरे रूम में आ गिरा। एनवेलप पे विंटेज कर्सिव स्टाइल हैंडराइटिंग में रेड इंक से मेरा नाम लिखा हुआ था। मेरे एनवेलप उठाते ही वो बैट फुर्र करके उड़ गया। हैरी पॉटर को हेडविग नाम का एक क्यूट सा आउल असाइन हुआ था यार, जो उसके लेटर्स भेजने और रिसीव करने में हेल्प करता था। क्या मेरे नसीब में एक ग्रम्पी सा चमगादड़ लिखा हुआ था एज माई मैसेंजर? सीरियसली? बट एक्चुअली क्यूरियसली मैंने लेटर ओपन किया। मेरे प्यारे जय, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि वो वक्त आ गया है जब तुम उन सच्चाइयों का सामना करो जो तुमसे सालों तक छुपाई गई। तुम ये नहीं जानते पर मैं तुम्हारा ध्यान उस दिन से रखता आ रहा हूँ जब से तुमने इस दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। आई एम योर ग्रेट ग्रैंडफादर, अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, जिसका अब तुम भी एक हिस्सा हो। मैंने बहुत पेशेंस के साथ इस दिन का इंतजार किया है ताकि मैं तुमसे कनेक्ट कर पाऊं और आने वाली इस लंबी जर्नी में तुम्हारा साथ दे सकूं। तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे पापा की मौत कोई ट्रैजिक एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। तुम्हारी माँ ने वैसे तुम्हें बताया होगा पर ये सच नहीं है। तुम्हारे पापा ने सैक्रिफाइस किया था, एक ऐसा सैक्रिफाइस जिससे वो तुम्हें सुपरनैचुरल दुनिया की डार्क साइड से प्रोटेक्ट कर पाए। बदले में उन्होंने अपनी जान दे दी। तुम्हारे पापा एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही पावरफुल वैम्पायर थे। उन्होंने हमारे सीक्रेट सोसाइटी के लिए लड़ते हुए खुद को कुर्बान कर दिया। अब तुम्हें हमारी खानदानी लेगेसी को बरकरार रखते हुए सुपरनैचुरल वर्ल्ड की सारी जिम्मेदारियां ठीक से निभानी पड़ेगी। यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस माई डियर जय। बहुत सारा प्यार, योर ग्रेट ग्रैंडफादर। किसी टर्किश आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़े एक मासूम से भूखे बच्चे की तरह मेरी आंखों से पानी बहने लगा। मैं अपने पापा से कभी नहीं मिला था, ना ही अपने दादा या नाना या फैमिली के किसी भी और फादर फिगर से। नेचुरली अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का लेटर पढ़कर मुझे काफी कैथार्टिक लग रहा था। एक ठंडक सी महसूस हो रही थी। हाँ, मेरे दिमाग में कई क्वेश्चंस घूम रहे थे, स्पेशली अबाउट माय मॉम। वो मुझे सालों से झूठ क्यों बोल रही थी? बट एट द मोमेंट आई जस्ट वांट टू चेरिश द न्यूज ऑफ माय ग्रेट ग्रैंडपा बीइंग अलाइव। रात के कुछ 2 बजे मैं फाइनली अपनी बेड टाइम कमीज लेके सो गया। अहान और क्रिश के साथ मैं कैंटीन में बैठकर ये सोच रहा था कि खाना कैसे अवॉइड करूं। जब से मैंने खून पीना शुरू किया था मुझसे रेगुलर फूड तो देखा भी नहीं जाता था। दोस्ती के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार। मैंने अपने वेज ग्रिल्ड सैंडविच का एक बाइट लिया और वो तो उबली हुई लौकी या अनसॉल्टेड मखाना से भी ज्यादा ब्लैंड और बोरिंग टेस्ट कर रहा था यार। मैं जैसे तैसे अपने सैंडविच को निगलने की कोशिश करने लगा और तभी मैंने उसकी हंसी सुनी। इट वाज रिया। उसने कैंटीन के मेन काउंटर से एक चॉकलेट खरीदी और फिर हमारे टेबल की तरफ बढ़ने लगी। उसने एक सिंपल सी व्हाइट ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बिल्कुल एंजल जैसी दिख रही थी और हमेशा की तरह उसके लहराते हुए कर्ली मैगी नूडल बालों में मैं खो सा गया। तभी अचानक क्रिश ने रिया को चेकआउट करते हुए कहा, गाइस, हियर कम्स माय न्यू स्नैक। डूड, सोचना भी मत। ऑल्सो हु टॉक्स लाइक दैट इन 2024 ब्रो? डोंट बी सो 2000 लेट, ओके? क्रिश मुझे रिप्लाई देने ही वाला था कि रिया ठीक हमारे टेबल के सामने आके रुकी। हाय। ओहे, तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। क्रिश और आहान एक साथ मेरी तरफ देखकर हंसने लगे।
मुझे लगा रिया के साथ दोनों जोकरों का इंट्रो करवा देना ही स्मार्ट मूव होगा, so that they stop behaving like fools in front of her. Riya, meet Ahan, and this is Krish. Guys, this is Riya. हे रिया। हे रिया। हाय अहान। हाय क्रिश। अगर तुम तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? But of course, you don't have to ask. फिर से क्रिश और अहान मुस्कुराने लगे। मैंने उन दोनों को टेबल के नीचे एक एक लात लगाई और कहा, वैसे भी ये दोनों तो अभी जा ही रहे थे, इन्हें इवेंट्स कमेटी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है ना। अहान और कृष्ण ने मुझे गुस्से से देखा, लेकिन फिर ब्रो कोड की रिस्पेक्ट रखते हुए चलते बने। काफी टैलेंटेड है तुम्हारे फ्रेंड्स। हाँ, दोनों स्पोर्ट्स चैंप्स भी हैं, अनलाइक मी। पर वो नहीं है जो तुम हो। But that's not a talent, is it? वो तो मैं बस बन गया हूँ, राइट? हाँ, पर तुम भी टैलेंटेड हो। तुम्हें बस खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना होगा। रिया की बात सुन के मुझे अपने ग्रेट ग्रैंडफादर एके जीत जी के कुछ वर्ड्स याद आ गए। अब तुम्हें हमारे खानदानी लेगेसी को बरकरार रखते हुए इस सुपरनैचुरल वर्ल्ड की सारी जिम्मेदारियां ठीक से निभानी पड़ेंगी। यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस माय डियर जय। क्या मैं सुपरनैचुरल वर्ल्ड के लिए एक राइट फिट था? व्हाट इफ आई डिसअपॉइंट एवरीवन? पापा ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, क्या मैं इतने बड़े सैक्रिफाइस के लिए डिजर्विंग था भी? हेलो, कहाँ खो गए? सॉरी, बस कुछ याद आ गया। If you don't mind sharing, I'm all ears. Actually, Dad passed away 2 weeks before I was born. Oh, I'm so sorry. I don't know if मेरी बातों से तुम्हें कोई comfort मिलेगा या नहीं, पर हाँ, मैं तुम्हारे साथ तब तक बैठ सकती हूँ जब तक you don't feel better. That's very kind of you. Don't worry, मैं ठीक हूँ। मुझे इस फीलिंग के साथ रहने की आदत है। काश मैं भी ये बात कह पाती। What do you mean? I lost my parents to a plane crash last year. मैं भी उनके साथ इटली जाने वाली थी, पर मेरे फ्रेंड्स ने उन्हीं डेज पे बाली का प्लान बना लिया, वरना मैं भी आज। I'm so sorry रिया। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसका हाथ पकड़ूं या उसे जोर से हक करूं, पर मैं जानता था कि it was too soon for that. तो मैंने प्रॉम्प्टली टॉपिक को लाइट करने की कोशिश करते हुए कहा, बाली विद फ्रेंड्स, हाँ? Someone's rich. Isn't everybody rich here? हिमालयन हाई इंडिया के टॉप एलाइट कॉलेजेस में से एक है, इसलिए तो मेरी दादी हमेशा से मुझे यहाँ भेजना चाहती थी। आई होप तुम्हें यहाँ ज्वाइन करके अच्छा लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट, नॉट रियली। यहाँ आते ही मुझे पता चला कि मैं एक विच हूँ। विच को हिंदी में कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? चुड़ैल। अरे बट फेरीज एज इन परियां भी तो एक टाइप की विचेस ही होती हैं। जादू करने से कोई चुड़ैल थोड़ी बन जाता है। मेरी बात सुन के रिया खुल के मुस्कुराने लगी। मेरा ध्यान उसके दोनों गालों पर आने वाले हल्के डिंपल्स पर गया और मेरी नजरें उसके फेस से उठ ही नहीं पाई। अपना जादू तो वो मुझ पर ऑलरेडी चला चुकी थी ब्रो। इफ आई डिडंट नो शी वाज अ फेलो सुपरनैचुरल बीइंग, आई वुड हैव डेफिनेटली थॉट अबाउट हर ब्लड, बट आई नो बेटर। और वो इतनी प्यारी सी थी कि मुझे उसे पॉकेट में रखने का मन करता था। जब भी वो हंसती थी तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें थोड़ी छोटी हो जाती थी और वो मुझे और भी ज्यादा प्यारी लगने लगती थी। आई न्यू इट वाज अ क्रश, पर उस दिन उसके साथ बात करने के बाद ऐसा लग रहा था शायद वो क्रश से भी कुछ ज्यादा ऑलरेडी बन चुकी थी यार। एनीवे, अब मुझे चलना चाहिए, क्लास के लिए लेट हो रहा है। थैंक्स जय। थैंक्स क्यों? तुमने मुझे अपने साथ बैठने दिया इसीलिए। ओह कम ऑन। नो रियली, मुझे नए फ्रेंड्स बनाने में टाइम लगता है और मॉम डैड के जाने के बाद तो इट्स इवन हार्डर फॉर मी टू ओपन अप। तो यू कैन इमेजिन मैं एक नए कॉलेज में कितना लॉस्ट फील कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ बात करना समहाउ थोड़ा इजी लगता है। एक्चुअली मुझे भी ये जो भी अभी चल रहा था ना, ये एक मोमेंट था। वो मोमेंट जो हीरो और हीरोइन की लव स्टोरी का दूसरा या तीसरा सीन होता है, जब उनकी आंखें बातें करने लगती हैं। हम दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए देख रहे थे और कैंटीन के फैन से ही सही पर हमारे ऊपर हवाएं चल रही थी। क्या इस रणबीर को उसकी आलिया सच में मिल गई थी, वो भी हिमालयन हाई में? वीर और मैं क्रिम्सन कैफे में फीडिंग राउंड के बाद लूना लाउंज गए। वहां एक इथेरियल स्टूडेंट फ्लोर पे बैठकर मेडिटेशन जैसा कुछ कर रही थी और उसके बगल वाले स्टूल पर जिग्नेश कोई किताब पढ़ रहा था। हम यहाँ क्यों आए आज का आईपीएल मैच शुरू हो गया होगा। नरेंद्र सर तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक कंप्लेंट आई है। अचानक पीछे से प्रिंसिपल नरेन ने कहा। लेकिन मेरी कंप्लेंट किस बारे में सर? देखो जय, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और तुम में बहुत पोटेंशियल है, सो हमसे कुछ भी मत छुपाना, क्योंकि हमें वैसे भी सब कुछ पता लग ही जाता है। लेकिन सर आप बताइए तो क्या हुआ है?
हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुमने किसी सुपरनैचुरल वर्ल्ड के मेंबर के साथ कम्युनिकेट किया है, कोई ऐसा जो इस सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट नहीं है। प्लीज नोट दैट सुपरनैचुरल बीइंग्स बहुत पावरफुल होते हैं और वो तुम्हें कभी भी इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तुम हर किसी की बातों में नहीं आ सकते। ओह क्रैप, क्या इन्हें रिया के लिए मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया था? शट अप यू फूल। नरेंद्र सर मन की बात सुन सकते हैं। सर, वीर के अलावा सिर्फ रिया इकलौती सुपरनैचुरल बीइंग है जिससे मैं बात करता हूँ और वो मुझे बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं कर रही। मैं किसी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? मैं उस लेटर की बात कर रहा हूँ जो कल रात तुमने रिसीव किया था। ये सर क्या बोल रहे थे? पर उस लेटर में तो साफ साफ लिखा था कि मेरे जीजे भी हमारे सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर रह चुके हैं। वो लेटर तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने नहीं भेजा है। तुम्हें कोई मैनिपुलेट कर रहा है। पर सर, मगर मुझ जैसे सुशील सुंदर सर्वगुण संपन्न डूड को कौन कमीना मैनिपुलेट करना चाहेगा सर?